साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हमारी अपनी हिंदी पर। साथियों आज हम मॉडल टेस्ट पेपर के साथ आपके सामने उपस्थित। यह मॉडल टेस्ट पेपर हिंदी साहित्य के आदिकाल के प्रश्नों पर आधारित है। यहाँ जो महत्वपूर्ण बात यह है कि आज इस मॉडल टेस्ट पेपर के माध्यम से एक तो आपको अध्ययन भी करना है और दूसरा स्वयं का मूल्यांकन भी करना है। पूरी ईमानदारी से प्रत्येक प्रश्नों को देखिए। प्रश्नों को पढ़ने के बाद मैं आपको कुछ सेकंड का समय दूंगा। आप चारों विकल्पों पर विचार करके सही विकल्प आप चुनिए। उसके बाद मैं उत्तर बताऊंगा। यदि आपका प्रश्न सही है तो कोई बात नहीं, अगर गलत है तो आप उसको काउंट करते चलिए और अंत में आप कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके बताइए कि कुल प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हैं और कितने गलत हैं, जिससे हम आपको सही सुझाव या सही मार्गदर्शन दे सकें और आप अपना मूल्यांकन कर सकें। तो आइए समय खराब करते हुए तेजी से प्रकरण से जुड़ते हैं। पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है आदिकाल के हिंदी साहित्य से आज का पूरा आपका टेस्ट पेपर ये रहेगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न देखिए, श्रावकाचार किस कवि की रचना है? श्रावकाचार किस कवि की रचना है? चारों विकल्प देखिए। नंबर 1 सरहपा, नंबर 2 सवरपा, नंबर 3 देवसेन, नंबर 4 जिनदत्त सूर्य। फिर से चारों विकल्प देख लीजिए और आप चयन करिए सरहपा, सवरपा, देवसेन और जिनदत्त सूर्य, ठीक है। इसका सही उत्तर है देवसेन। श्रावकाचार किसकी रचना है? श्रावकाचार देवसेन की रचना है। अब अगला प्रश्न देखिए। साथियों यहाँ एक चीज आपको बहुत मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा। ये जो भी प्रश्न मैं यहाँ लाया हूँ आपके लिए चुनकर अत्यंत महत्वपूर्ण है और परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। इसको बहुत ध्यान से देखिए। महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है, इसलिए बहुत ध्यान से आप लोग देखिए इसको। दूसरा प्रश्न है भरतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है? भरतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है? चार विकल्प हैं। नंबर 1 सुमतिगढ़, नंबर 2 जिनदत्त सूर्य, नंबर 3 धनपाल और नंबर 4 शालिभद्र सूर्य। चारों विकल्प आप देखिए और सही विकल्प का चयन करिए। सुमतिगढ़, जिनदत्त सूर्य, धनपाल और शालिभद्र सूर्य, ठीक। आपने विकल्प का चयन कर लिया होगा। भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता कौन है? शालिभद्र सूर्य। विकल्प 4 सही है। शालिभद्र सूर्य इसके रचयिता हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। परमात्म प्रकाश किसकी रचना है? परमात्म प्रकाश किसकी रचना है? बहुत ध्यान से देखिए। चारों विकल्प देख लीजिए। नंबर 1 जोइंदू, नंबर 2 रोडा, नंबर 3 पुष्पदंत, नंबर 4 राम सिंह। पुनः विकल्प देखिए, सही विकल्प का चयन करिए। जोइंदू, रोडा, पुष्पदंत, राम सिंह। आपने विकल्प का चयन कर लिया होगा। इसका सही विकल्प क्या है? सही उत्तर क्या है? जोइंदू। परमात्म प्रकाश किसकी रचना है? जोइंदू की। जोइंदू की एक और प्रसिद्ध रचना है योगसार। परमात्म प्रकाश किसकी रचना है? जोइंदू की है। चलिए प्रश्न 4 देखते हैं। आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा? आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा? चार विकल्प हैं। धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा और शुक्ल जी। चारों विकल्प पर विचार करिए। धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा और शुक्ल जी। यहाँ सही उत्तर है धीरेन्द्र वर्मा। सही उत्तर क्या है? धीरेन्द्र वर्मा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ था? चार विकल्प हैं। 1929 ईस्वी, 1945 ईस्वी, 1918 ईस्वी और 1942 ईस्वी। चार विकल्पों पर विचार करिए और सही विकल्प का चयन करिए। 1929, 1945, 1918 और 1942। इसका सही उत्तर है 1929 ईस्वी में। कब प्रकाशित हुआ था? 1929 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए। वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है? वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन हैं? चारों विकल्प देखिए। लक्ष्मीधर, ज्योतिरीश्वर ठाकुर, देवसेन और पुष्पदंत। चार विकल्प दिए हैं आपके। चारों विकल्प पर फिर से विचार करिए और विकल्प आप चयन कर लीजिए इतनी देर में। लक्ष्मीधर, ज्योतिरीश्वर ठाकुर, देवसेन और पुष्पदंत, ठीक है।
वर्ण रत्नाकर के रचयिता हैं ज्योतिरीश्वर ठाकुर। सही उत्तर क्या है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर। अब आइए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, बहुत ध्यान से देखिए। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इस्तवार द ला लिटरेचर एंडुई हिंदुस्तानी, इस्तवार द ला लिटरेचर एंडुई हिंदुस्तानी किस भाषा में लिखा गया है? चार विकल्प हैं, अंग्रेजी, हिंदी, फ्रेंच, जर्मन। अंग्रेजी, हिंदी, फ्रेंच, जर्मन। ध्यान से देखिए, विकल्प चयन करिए। इसका सही विकल्प क्या है? इसका सही विकल्प है फ्रेंच। किस भाषा में लिखा गया था? फ्रेंच भाषा में। किसने लिखा था? गार्सा द तासी ने। गार्सा द तासी ने फ्रेंच भाषा में लिखा था। ठीक है। प्रश्न 8 देखिए। आदिकाल को अत्यधिक विरोधी, यहाँ किस कथन का बहुत ध्यान देने की जरूरत है। आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग, आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग किसने कहा? आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग किसने कहा? चारों विकल्प देख लीजिए। राम कुमार वर्मा, आज्ञेय जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। राम कुमार वर्मा, आज्ञेय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। यहाँ सही उत्तर आपका है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग कहा था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 है, अपनी किस रचना को विद्यापति ने कहाड़ी कहा? अपनी किस रचना को विद्यापति ने कहाड़ी कहा? चार विकल्प देखिए, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली, सभी को। चार विकल्प विचार करिए आप। कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली और सभी को। किसको कहा उन्होंने? कीर्तिलता को कहा। बहुत ध्यान से देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कीर्तिलता को विद्यापति ने कहाड़ी कहा था। प्रश्न संख्या 10, हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास है। चार विकल्प दिए हैं, मिश्र बंधु विनोद, शिव सिंह सरोज, हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य विमर्श। प्रश्न को फिर से ध्यान से पढ़िए। हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला, हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कौन सा है? चारों विकल्प विचार कर लीजिए। मिश्र बंधु विनोद, शिव सिंह सरोज, हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य विमर्श। यहाँ आपने विकल्प चयन कर लिया होगा। सही उत्तर इसका क्या है? शिव सिंह सरोज। सही उत्तर क्या है? शिव सिंह सरोज। आपने 10 प्रश्न देख लिए। अब आइए 11वां प्रश्न देखते हैं। साथियों, प्रश्न 11 देखिए, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ। ये कथन है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत चर्चित है, परीक्षाओं में बहुत बार आ चुका है, इसलिए बहुत ध्यान से देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदी में पूछो। ये किसने कहा? मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदी में पूछो। यह किसका कथन है? चारों विकल्प पर आप विचार करिए। चरणदास, बनारसी दास, अमीर खुसरो, भारतेंदु। आप विचार करिए, आप विकल्प का चयन करिए। चरणदास, बनारसी दास, अमीर खुसरो और भारतेंदु। सही उत्तर इसका क्या है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो खुद को हिंदुस्तान की तूती कहते थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर विचार करते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण, यह भी है, परीक्षा में आ चुका है पहले भी। उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम विद्वान कौन है? उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम विद्वान कौन है? चार विकल्प देखिए, शुक्ल जी, रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, चंद्र शर्मा गुलेरी। चारों विकल्प को फिर से विचार करिए और सही विकल्प का चयन आप कर लीजिए। शुक्ल जी, रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी और चंद्र शर्मा गुलेरी। इसका सही उत्तर है साथियों चंद्र शर्मा गुलेरी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सरहपा। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? चार विकल्प देखिए, धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर रसाल, शुक्ल जी और राहुल सांकृत्यायन। चारों विकल्पों पर विचार कर लीजिए आप, सही विकल्प का चयन करिए। धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर रसाल, शुक्ल जी और राहुल सांकृत्यायन। इसका सही उत्तर है साथियों राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन जी ने सरहपा को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना। ठीक है, अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 14, अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता हैं। उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचयिता कौन है? चार विकल्प देखिए,
लक्ष्मीधर, राम सिंह, दामोदर शर्मा, जोइंदू। पुनः चारों विकल्पों को आप ध्यान से देखिए और सही विकल्प का चयन करिए। लक्ष्मीधर, राम सिंह, दामोदर शर्मा और जोइंदू। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है दामोदर शर्मा। उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचयिता कौन है? दामोदर शर्मा है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, आशुग कवि, आशुग कवि की रचना है। चारों विकल्पों को ध्यान से देखिए। आशुग कवि की रचना है चर्यापद, चंदनबाला रास, नेमिनाथ रात, बीसल देव रासो। चारों विकल्प फिर से देख लीजिए और उस पर विचार करिए। चर्यापद, चंदनबाला रास, नेमिनाथ रास और बीसल देव रासो। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है चंदनबाला रास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 16, सर्वप्रथम 12 मासा वर्णन मिलता है। सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन, सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों को ध्यान से देखिए और सही का चयन करिए। सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? परमाल रासो, कीर्तिलता, विशल देव रासो और कुमार रासो। 4 विकल्प दिए हैं, 4 विकल्पों को ध्यान से देखिए, सही विकल्प का चयन करिए। पहला विकल्प क्या है? परमाल रासो, दूसरा कीर्तिलता, तीसरा विशल देव रासो और चौथा कुमार रासो। तो इसमें सही विकल्प क्या है? सही उत्तर क्या है? विशल देव रासो। 12 मासा का सबसे पहला वर्णन किसमें मिलता है? विशल देव रासो में मिलता है। अगला प्रश्न देखिए, यह भी बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो को शुक-शुकी संवाद के रूप में रचित किसने माना? पृथ्वीराज रासो को शुक-शुकी संवाद के रूप में रचित किसने माना? चार विद्वानों का नाम दिया गया है, देखिए सही विकल्प का चयन करिए। शुक्ल जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, धीरेन्द्र वर्मा और रामकुमार वर्मा। फिर से देखिए चार विकल्प और सभी विकल्प अपने दिमाग में बैठाइए। पृथ्वीराज रासो को शुक-शुकी संवाद के रूप में रचित किसने माना? शुक्ल जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, धीरेन्द्र वर्मा और रामकुमार वर्मा। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने पृथ्वीराज रासो को शुक-शुकी संवाद के रूप में रचित माना। प्रश्न संख्या 18 देखिए। प्रश्न संख्या 18 है, सर्वाधिक चरित काव्य, सर्वाधिक चरित काव्य किस साहित्य के अंतर्गत रचे गए? चार विकल्प है, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, रासो साहित्य और नाथ साहित्य। विकल्पों पर विचार करिए। जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, रासो साहित्य और नाथ साहित्य। सर्वाधिक चरित्र काव्य साथियों, सर्वाधिक चरित काव्य जैन साहित्य में लिखे गए। इसका सही उत्तर है जैन साहित्य। अगला प्रश्न देखिए, पौंचर्यु बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, बहुत प्रसिद्ध रचना है, बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। पौंचर्यु के रचयिता हैं, पौंचर्यु के रचयिता हैं कौन? चार विकल्प दिया है, हेमचंद, धनपाल, स्वयंभू, अब्दुल रहमान। हेमचंद, धनपाल, स्वयंभू, अब्दुल रहमान। सही विकल्प आपने चुन लिया होगा। इसका सही उत्तर क्या है? स्वयंभू। पौंचर्यु के रचयिता कौन है? स्वयंभू है। साथियों अगला प्रश्न देखिए, सिद्धों की संख्या कितनी थी? सिद्धों की संख्या कितनी थी? पहला विकल्प देखिए 52, दूसरा 84, तीसरा 9, चौथा 63। चारों विकल्प देख लीजिए, 52, 84, 9 और 63। सिद्धों की संख्या कितनी थी? इसका सही उत्तर है 84। सिद्धों की संख्या कितनी थी? 84 थी। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 21 साथियों है, शब्दानुशासन के रचयिता हैं। शब्दानुशासन के रचयिता हैं, चार विकल्प दिए हैं, चार विकल्प आप ध्यान से देखिए और सही विकल्प का चयन करिए। पहला विकल्प हेमचंद, दूसरा पुष्पदंत, तीसरा स्वयंभू और चौथा डोंभिपा। फिर से ध्यान से देखिए, शब्दानुशासन के रचयिता कौन है? हेमचंद, पुष्पदंत, स्वयंभू, डोंभिपा। सही विकल्प आपने चयन कर लिया होगा। इसका सही विकल्प क्या है? इसका सही विकल्प है हेमचंद। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, परीक्षा में अनेक बार आ चुका है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सहजयान के प्रवर्तक कौन थे? सहजयान के प्रवर्तक कौन थे? चारों विकल्पों को ध्यान से देखिए। सरहपा, सबरपा, धनपाल, नागार्जुन। चार विकल्प दिए हैं, सरहपा, सबरपा, धनपाल, नागार्जुन। इसमें सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है सरहपा। सहजयान के प्रवर्तक कौन थे? सरहपा। अगला प्रश्न देखिए, विजयपाल रासो किसकी रचना है? विजयपाल रासो किसकी रचना है? चार विकल्प दिए हैं, चंद्रवरदाई, जगनिक, नरपतिनाल और नल सिंह। चार विकल्पों को फिर से ध्यान देखिए, चंद्रवरदाई, जगनिक, नरपतिनाल और नल सिंह। इसमें सही विकल्प है नल सिंह।
कौन है सही विकल्प? नल सिंह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 24। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक बार प्रवक्ता की परीक्षा में पूछा जा चुका है। किस विदेशी विद्वान ने हिंदी का व्याकरण सबसे पहले लिखा? किस विदेशी विद्वान ने हिंदी का व्याकरण सबसे पहले लिखा? पहला विकल्प है सूल्ज, दूसरा ग्रियर्सन, तीसरा जोशुआ केटलरे, चौथा है तासी। चारों विकल्पों को ध्यान से देख लीजिए। चारों विकल्पों को ध्यान से आपने देख लिया, इसमें सही उत्तर होगा जोशुआ केटलरे। सही उत्तर क्या है? जोशुआ केटलरे। ठीक है। प्रश्न 25 देखिए, बीसल देव रासो की नायिका का क्या नाम है? बीसल देव रासो की नायिका का क्या नाम है? पद्मावती, दुर्गावती, राजमती, मारवाड़ी। चार विकल्प दिए हैं, चार विकल्पों को आप फिर से ध्यान से देखिए। पद्मावती, दुर्गावती, राजमती और मारवाड़ी। इसमें सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प आपने चयन कर लिया होगा, सही विकल्प इसमें है राजमती। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, गोरखबानी किस आलोचक का संपादित ग्रंथ है? गोरखबानी का संपादन किसने किया है? चार विकल्प देखिए, हजार प्रसाद द्विवेदी, पीताम्बर दत्त बड़थवाल, और यहाँ पुनः हजार प्रसाद द्विवेदी लिख उठा है। यह विकल्प में नहीं होना चाहिए। चलिए इसको आप यहाँ एक विकल्प मान लीजिए, धीरेन्द्र वर्मा। ठीक, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पीताम्बर दत्त बड़थवाल, धीरेन्द्र वर्मा और रामचंद्र शुक्ल। चार विकल्प आप देख लीजिए। चारों विकल्पों को फिर से आप ध्यान से देखिए। गोरखबानी किस आलोचक का संपादित ग्रंथ है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, पीताम्बर दत्त बड़थवाल, धीरेन्द्र वर्मा और रामचंद्र शुक्ल। इसमें सही उत्तर कौन सा है? सही उत्तर है पीताम्बर दत्त बड़थवाल। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखनाथ की रचनाओं का गोरखबानी नाम से संपादन किया था। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 27। अब बहुत महत्वपूर्ण है, अपभ्रंश को प्राकृताभास। बहुत ध्यान से देखिए, अपभ्रंश को प्राकृताभास किसने कहा? अपभ्रंश को प्राकृताभास किसने कहा? चार विकल्प है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, धीरेन्द्र वर्मा और इनमें से कोई नहीं। विकल्पों पर विचार करिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, धीरेन्द्र वर्मा और इनमें से कोई नहीं। तो अपभ्रंश को प्राकृताभास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। सही विकल्प इसका होगा विकल्प 2। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, बहुत ध्यान से देखिए। सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के दृष्टि से, महत्वपूर्ण प्रश्नों का ही यहाँ हमने संकलन किया है। प्रश्न 29 है, देसिल बैना सब्जन मिठा। देसिल बैना सब्जन मिठा किसकी पंक्ति है? देसिल बैना सब्जन मिठा किसकी पंक्ति है? चार विकल्प दिए हैं, खुसरो, विद्यापति, सरहपा, भट्टकेदार। खुसरो, विद्यापति, सरहपा और भट्टकेदार। तो साथियों इसमें किसकी पंक्ति है? ये विद्यापति की पंक्ति है। देसिल बैना सज्जन मिठा बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से देख लीजिए। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न एक कथन है, हिंदू समाज में नीची से नीची समझी जाने वाली जाति भी अपने से नीची एक और जाति ढूंढ लेती है। कथन को फिर से देखें, हिंदू समाज में नीची से नीची समझी जाने वाली जाति भी अपने से नीची एक और जाति ढूंढ लेती है। यह किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शुक्ल जी, रामकुमार वर्मा। चार विकल्प हैं, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शुक्ल जी और रामकुमार वर्मा। इसमें सही उत्तर कौन सा है? इसमें सही उत्तर है आपका विकल्प 2, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 31, कैमासबध प्रसंग किस रचना के अंतर्गत आता है? कैमासबध प्रसंग किस रचना के अंतर्गत आता है? इसमें चार विकल्प हैं, चारों को ध्यान से देखिए। पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो, परमाल रासो और खुमार रासो। चारों विकल्पों को आपने देख लिया, सही विकल्प का चयन करिए। पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो, परमाल रासो, कुमार रासो। इसमें सही उत्तर कौन सा? सही उत्तर है पृथ्वीराज रासो। कैमासबध पृथ्वीराज रासो का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है। ठीक है। प्रश्न संख्या 32, पृथ्वीराज रासो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पृथ्वीराज रासो में कितने समय हैं? यहाँ समय से तात्पर्य अध्याय से है। पृथ्वीराज रासो में कितने समय हैं? चार विकल्प है, 63, 59, 69, 75। 63, 59, 69, 75।
सही विकल्प क्या है आपने चयन कर ही लिया होगा। सही विकल्प है 69। सही विकल्प क्या है 69। इसको ध्यान से देख लीजिए, परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो साथियों आज के मॉडल टेस्ट पेपर में अभ्यास प्रश्न पत्र में इतना ही। आज यहीं हम विराम लेते हैं। एक नए टेस्ट पेपर के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।